1990 का दौर अमेरिकी कानून व्यवस्था के लिए एक बड़ा मोड़ साबित हुआ। 1960 के दशक से देश में मर्डर के मामले लगातार बढ़ते जा रहे थे, लेकिन अब जाकर हालात में थोड़ा सुधार आने लगा था। हिंसक अपराधों की संख्या में गिरावट आई और पुलिस डिपार्टमेंट्स जो सालों से दबाव में काम कर रहे थे, अब उन पुराने केस फाइल्स को दोबारा खोलने लगे जिन्हें कभी नामुमकिन समझकर बंद कर दिया गया था। फॉरेंसिक साइंस में बड़ी तरक्की हुई थी। खासतौर पर डीएनए टेस्टिंग और डिजिटल डेटाबेस ने केस सुलझाने के तरीके ही बदल दिए। एक नई पीढ़ी के जासूसों ने इन पुराने केसों को फिर से खंगालना शुरू किया। कई ऐसे राज जो सालों से अंधेरे में दबे हुए थे, अब दोबारा जांच की रोशनी में आने लगे। इन्हीं सबके बीच एक नाम पूरे अमेरिका में चर्चा का विषय बन गया, डिटेक्टिव लू स्मिथ। वो एक ऐसा अनुभवी और सख्त मिजाज वाला ऑफिसर था जिसे मामूली सुरागों से सच्चाई तक पहुंचने में महारत हासिल थी। जब भी कोई केस फंस जाता या पुलिस के हाथ कोई सुराग नहीं लगता, तो सबकी नजरें सिर्फ एक ही इंसान की तरफ उठती और वो था लू स्मिथ। 1991 की एक शाम कोलोराडो स्प्रिंग्स के बाहरी इलाके में मौजूद एक शांत से दिखने वाली प्रॉपर्टी अचानक एक भयानक रहस्य का ठिकाना बन गई। एक ऐसा मामला जिसने बाद में डिटेक्टिव लू स्मिथ की भूमिका को बेहद महत्वपूर्ण बना दिया। लेकिन लू स्मिथ के इस केस से जुड़ने से पहले ही एक दुखद घटना घट चुकी थी। उसी इलाके से 13 साल की हीदर चर्च अचानक लापता हो गई थी। हीदर एक समझदार और जिम्मेदार बच्ची थी। 4 भाई बहनों में वो अकेली बहन थी और अपने माता पिता के अलग होने के बाद वो अपनी माँ डायने के साथ रहा करती थी। उस समय उसका परिवार एक बड़े बदलाव से गुजर रहा था। उनका घर बिकने की प्रक्रिया में था और वो लोग आने वाले कल के लिए नई योजनाएं बना रहे थे। लेकिन 17 सितंबर 1991 की तारीख उनकी जिंदगी में एक बड़ा मोड़ ले आई। डायने, जो अब तक अपने घर को सबसे सुरक्षित जगह मानती थी, उस दिन अंदर से टूट गई जब उनकी बेटी अचानक बिना कोई निशान छोड़े, बिना कुछ बताए गायब हो गई। उसकी तलाश जोरों पर थी। पुलिस ने खोजी कुत्तों, हेलीकॉप्टर और सैकड़ों पड़ोसियों से पूछताछ की। स्टेट की मीडिया ने इस घटना को हेडलाइन बना दिया, जिससे जनता की बेचैनी और चिंता और भी बढ़ गई। लेकिन वो मोहल्ला जो बाहर से शांत और अच्छा लगता था, हीदर के गायब होने का सच पता करने में बिल्कुल भी कामयाब नहीं हो पाया। सालों तक ये मामला एक नासुर की तरह खुला पड़ा रहा, जब तक कि एक भयानक खोज ने सब कुछ बदल कर नहीं रखा। हीदर चर्च की खोपड़ी एक सुनसान दुर्गम इलाके से बरामद हुई थी। ये खुलासा इतना डरावना था कि एक बार फिर इन्वेस्टिगेशन एजेंसियों पर अपराधी को पकड़ने और हीदर के परिवार को न्याय दिलाने का दबाव बन गया। यही वो मोड़ था जब अधिकारियों ने एक नाम की ओर रुख किया, जिसकी पहचान लगभग एक कहानी की तरह होती जा रही थी, डिटेक्टिव लू स्मिथ। उसकी जांच की क्षमता में मानो कोई दिव्य ताकत थी और उम्मीद थी कि शायद वो सुरागों की इस धुन में भी सच्चाई की रोशनी ला सके। लेकिन लू स्मिथ जो सामने लाने वाला था, वो कोलोराडो स्प्रिंग्स की फिजाओं में पहले से भी ज्यादा सन्नाटा भरने वाला था। ऐसे राज सामने आए जो सालों तक जमीन में गहरे दबे थे और अब एक एक कर सामने आ रहे थे। दोस्तों, स्वागत है आपका गुमशुदा हड्डियां के एक और डरावने एपिसोड में। आज हम बात करेंगे कोलोराडो स्प्रिंग्स में घटे खौफनाक हत्याकांडों की और कैसे डिटेक्टिव लू स्मिथ ने हीदर चर्च केस के जरिए अमेरिकी क्राइम इन्वेस्टिगेशन की दिशा को बदल दिया। जैसा कि आपने इस एपिसोड की शुरुआत में सुना, हीदर डॉन चर्च के लापता होने का मामला शुरू से ही अधिकारियों और मीडिया की नजर में रहा। लेकिन दूसरी ओर कोलोराडो राज्य के आसपास के कुछ मामले ऐसे भी थे जो इसी तरह गंभीर थे, फिर भी उन्हें इतनी गंभीरता से नहीं लिया गया। वो फाइलों में चुपचाप दबे रहे, जैसे किसी ने उन्हें भुला दिया हो। बाद में जब इन्वेस्टिगेटर्स ने हीदर चर्च की रहस्यमय गुमशुदगी को गहराई से खंगालना शुरू किया, तो उन्होंने देखा कि कुछ पुराने बंद पड़े मामले इस केस से जुड़े हो सकते हैं। ऐसा ही एक केस था 1980 में लुजियाना में हुआ एक रहस्यमय हादसा। उस साल लोकल पुलिस के पास 16 साल की कैथरीन जीन हेज के अचानक लापता होने की रिपोर्ट दर्ज हुई। मार्च का महीना था, मौसम में वसंत की मिठास थी। कैथरीन आखिरी बार अंकल एल्बर्ट चिकन स्टैंड नामक रेस्टोरेंट की पार्किंग से निकलते हुए देखी गई थी। पुलिस ने अपनी ओर से बेहद कोशिश की, लेकिन ये मामला उस समय मीडिया की सुर्खियों में नहीं आ पाया। कई हफ्ते फिर महीने बीत गए बिना किसी ठोस सुराग के। कैथरीन कहाँ गई, ये सवाल एक राज बनकर हर किसी की जुबान पर अटका रहा। जांच का पहला बड़ा सुराग तब मिला जब हैलोवीन के कुछ हफ्ते पहले सेंट मॉरिस कस्बे के पास बहती लिटिल क्रिक से एक महिला की खोपड़ी बरामद हुई। फॉरेंसिक जांच के बाद एक्सपर्ट्स ने कंफर्म किया कि बरामद की गई खोपड़ी कैथरीन जीन हेज की ही थी। अब ये मामला केवल एक लापता युवती की गुमशुदगी का नहीं रहा, ये एक क्लियर मर्डर बन चुका था। इसके बावजूद अगले कई सालों तक इन्वेस्टिगेशन में कोई खास प्रोग्रेस नहीं हुई और आखिरकार ये केस भी उन फाइलों में दफन हो गया जिन पर बंद की मोहर लग चुकी थी। लेकिन 1983 में उसी इलाके में एक और लापता महिला का मामला सामने आया और इस बार लापता हुई थी 26 वर्षीय फे एलिन सेल्फ। 30 मार्च की रात फे ने अपनी न्यूली बॉर्न बेटी को उसकी नानी के पास छोड़ दिया और अपनी कार में बैठकर पैगनविल नामक बार की ओर निकल पड़ी। ये रेस्टोरेंट लुजियाना के आर्मिस्टेड शहर में हाईवे नंबर 1 के किनारे पर था।
वहां पहुंचकर फे ने अपनी एक महिला मित्र और 2 पुरुष दोस्तों से मुलाकात की। चारों ने साथ खाना खाया और कुछ समय बिताया। वो शाम पूरी तरह नॉर्मल लग रही थी, जब तक कि फे ने ये नहीं कहा कि उसे अब निकलना होगा। उसने बताया कि वो अपनी बच्ची को लेने जा रही है और सुबह जल्दी उठना है। यही वो आखिरी पल था जब किसी ने फे को जिंदा देखा था। अगली सुबह फे की मां को चिंता हुई जब उसने देखा कि उसकी बेटी अब तक बच्ची को लेने वापस नहीं आई। उन्होंने तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म किया और लापता होने की रिपोर्ट दर्ज करवाई। इन्वेस्टिगेटर्स को सबसे पहला झटका तब लगा जब उन्होंने देखा कि फे की कार अब भी वैगनविल रेस्टोरेंट की पार्किंग में वैसे की वैसे ही खड़ी थी, जैसे वो कभी वहां से निकली ही ना हो। इन्वेस्टिगेशन में पाया गया कि फे की कार के सभी दरवाजे अंदर से पूरी तरह लॉक थे, लेकिन एक चीज ने इन्वेस्टिगेशन टीम का ध्यान खींचा। पिछली सीट पर रखे नए जूते, जिन्हें फे ने पिछली रात को पहना था। इस छोटे से सबूत ने एक बड़ी आशंका को जन्म दिया। क्या फे का अपहरण हुआ था? इसके बाद इलाके में गहन तलाशी शुरू हुई। आसपास के जंगलों, सड़कों और तालाबों की छानबीन की गई, लेकिन कोई भी ठोस सुराग हाथ नहीं लगा। फे कहाँ गई, ये सवाल अब भी अनसुलझा था और वक्त के साथ साथ ये मामला भी बाकी फाइलों की तरह ठंडा पड़ने लगा। लेकिन 2 महीनों बाद जब फे का केस अभी भी अधूरा था, एक चौंकाने वाली घटना ने इन्वेस्टिगेटर्स को फिर से सतर्क कर दिया। मई के आखिरी हफ्ते में सनी हिग्स नामक व्यक्ति ने पुलिस को सूचना दी। उसकी गर्लफ्रेंड वांडा फे हडसन मृत अवस्था में अपार्टमेंट के बेड पर पड़ी थी। वांडा उस समय एक लोकल सुपरमार्केट में कैशियर के रूप में काम करती थी और रिवर टाउन अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में रहती थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने जो तस्वीरें पेश की वो रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। वांडा के शरीर पर चाकू से 30 गहरे घाव किए गए थे और साथ ही पेचकस से किए गए गंभीर हमलों के निशान भी पाए गए। इन्वेस्टिगेटर्स को स्पष्ट संकेत मिले कि घटना में यौन हिंसा भी शामिल थी। ये मामला सिर्फ हत्या ही नहीं था, बल्कि एक शिकार को अमानवीय रूप से निशाना बनाया गया था। इन्वेस्टिगेटर्स के लिए सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि वांडा फे हडसन, जिसे इतनी बेरहमी से मारा गया था, उसी रिवर टाउन अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में रहती थी जहां कभी फे एलिनसेल्फ भी रहा करती थी। हालांकि शुरुआत में अधिकारियों ने इसे एक दुखद कोइंसिडेंस माना। आखिरकार दोनों महिलाओं के बीच उनके रहने की जगह के अलावा कोई संबंध सामने नहीं आया और ऐसा भी नहीं लगता था कि फे और वांडा एक दूसरे को जानती थी। फिर भी वांडा की हत्या जिस क्रूरता से की गई, उसने लोगों को झकझोर दिया। वहां के लोगों ने मिलकर लगभग $4000 की इनामी रकम इकट्ठा की, इस उम्मीद में कि शायद इससे हत्यारों को पकड़ने में कोई मदद मिल सके। लेकिन जैसे फे एलिनसेल्फ के मामले में हुआ था, वैसे ही वांडा का केस भी कुछ समय बाद ठंडा पड़ गया। जांच ठंडी पड़ी और धीरे धीरे ये फाइल भी बंद मामलों की सूची में जा पहुंची। फिर लगभग 1 साल बाद पूरे अमेरिका में एक खबर ने सनसनी मचा दी। टेक्सास के ह्यूस्टन शहर के पास हाईवे 59 पर एक भीषण खोज हुई। पुलिस तब मौके पर पहुंची जब सड़क किनारे एक महिला के शत विक्षत शरीर के टुकड़े पाए गए। शव का सिर धड़ से अलग किया गया था, दोनों पैर भी काट दिए गए थे। धड़ पर लगभग 25 बार चाकू से वार किए गए थे और प्राइवेट पार्ट्स पर भी 4 बार हमला किया गया था। ये हिंसा सोच से परे थी। लाश की हालत देख इन्वेस्टिगेटर्स ने अनुमान लगाया कि उसे बेरहमी से पीटा गया था और फिर हाथों से उसका गला घोटकर मार दिया गया हो। जब पुलिस ने लाश की पहचान के लिए लोगों से मदद मांगी तो पीड़िता की पहचान सामने आ गई। उसका नाम था निडिया मेंडोजा, एक 17 साल की लड़की जो स्ट्रिप टीज डांसर के रूप में काम करती थी। वो कुछ दिनों से लापता थी, लेकिन किसी को ये अंदाजा नहीं था कि मौत से पहले वो किन रास्तों से गुजरी थी। पुलिस के पास सिर्फ उसके शरीर से लिए गए कुछ बायोलॉजिकल सैंपल्स थे और घटनास्थल से बरामद खून से सने कुछ कपड़े। कोई गवाह नहीं, कोई ठोस सुराग नहीं। मामला धीरे धीरे टेक्सास पुलिस के लिए एक और अनसुलझी पहेली बनता जा रहा था। ये स्थिति और भी डरावनी हो गई जब कुछ महीनों बाद एक और महिला का शव उतनी ही रहस्यमयी और हिंसक हालत में मिला। इस बार जगह थी टेक्सास का फ्लेटोनिया इलाका। पीड़िता थी मेलोडी एन बुश, उम्र 22 साल। वो भी हाल ही में लापता हुई थी। उसे एक नाले के अंदर बेहद बेरहमी से चाकू से गोदा गया था। लेकिन चौंकाने वाली बात ये थी कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि मेलोडी की मौत चाकू के घाव से नहीं, बल्कि एक जहरीले रसायन एसीटोन के कारण हुई थी। यह हत्या रहस्यमय थी, हिंसक थी और बेहद विचित्र परिस्थितियों में अंजाम दी गई थी। इस भयानक स्थिति को देखते हुए इन्वेस्टिगेटर्स ने मेलोडी की मौत से पहले की घटनाओं की समय रेखा दोबारा खंगालने की कोशिश की, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद कोई भी ऐसा सुराग नहीं मिला जिससे किसी संदिग्ध की पहचान हो पाती। बाकी मामलों की तरह ही सबूतों की कमी ने इस केस को भी जांच की पहली सीढ़ियों पर ही रोक दिया। अगले कई सालों तक किसी भी मामले में कोई ठोस प्रोग्रेस नहीं हो सकी। इन अपराधों के बीच ना तो कोई स्पष्ट संबंध दिखा और ना ही उन्हें जोड़ने की कोशिश की गई। हर हत्या को एक अलग व्यक्तिगत अपराध के रूप में देखा गया। अब तक की तस्वीर में एक बात साफ थी, ज्यादातर पीड़ित जवान थे, ऐसे लोग जो सामाजिक और आर्थिक रूप से बेहद कमजोर थे। उनमें से कई ऐसे थे जिनके पास न परिवार था, न कोई निकट संबंधी,
जो उनकी गुमशुदगी को जल्दी पहचानता या रिपोर्ट करता। लेकिन ये प्रोफाइल अमेरिका में कोई नई बात नहीं थी। इस तरह के केस पूरे देश में साल दर साल सामने आते रहते थे और शायद यही वजह थी कि पुलिस की निगाहें इन पर नहीं टिक पाई। 3 साल बीत चुके थे। फिर अचानक एक नई लहर शुरू हुई। इस बार घटनास्थल था कोलोराडो स्टेट का कोलोराडो स्प्रिंग्स इलाका। सबसे पहला मामला दर्ज हुआ एक 15 साल की किशोरी की गुमशुदगी का। उसका नाम था रोजियो चिला स्पेरी। उस समय रोजियो की शादी एक सोल्जर जोसेफ ए स्पेरी से हुई थी, जो फोर्ट कार्सन में तैनात था। जोसेफ फिलहाल अपने परिवार से मिलने फ्लोरिडा गया हुआ था और 3 महीने की नवजात बच्ची को अपने साथ ले गया था। हालांकि जोसेफ और रोजियो एक दूसरे से दूर थे, लेकिन दोनों हर रोज फोन पर बात करते थे। 10 नवंबर 1987 को भी ऐसा ही हुआ। उस दिन रोजियो ने जोसेफ को कॉल पे कहा कि वो उससे बहुत प्यार करती है और जब वो घर पर लौटेगा तो उसके लिए एक खास सरप्राइज तैयार है। अब तक सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था, लेकिन उसी दिन कुछ घंटे बाद जब जोसेफ ने रोजियो को दोबारा कॉल करने की कोशिश की, फोन किसी ने नहीं उठाया। अगले कुछ दिनों तक जोसेफ लगातार कॉल करता रहा, लेकिन हर बार उसे निराशा ही हाथ लगी। हालांकि यह स्थिति सामान्य नहीं थी। फिर भी जोसेफ ने शुरुआत में ज्यादा चिंता नहीं की। उसने सोचा कि शायद कोई छोटी मोटी बात हो और अपने प्लान के अनुसार उसने फ्लोरिडा में अपनी यात्रा पूरी करने का फैसला किया। वो इस उम्मीद में था कि जब वो लौटेगा तो एयरपोर्ट पर रोजियो उसे लेने आएगी, जैसा कि दोनों ने पहले से तय किया था। लेकिन लौटने का वो दिन एक भयानक झटका लेकर आया, क्योंकि एयरपोर्ट पर ना तो रोजियो और ना ही कोई संदेश था। घबराया हुआ जोसेफ तुरंत कोलोराडो स्प्रिंग्स पुलिस स्टेशन पहुंचा और अपनी पत्नी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। जोसेफ की तरफ से बताए गए हालातों को सुनने के बाद पुलिस ने शुरुआती अंदाजा लगाया कि शायद रोजियो जानबूझकर घर छोड़कर चली गई हो। इस थ्योरी को तब और बल मिला जब पता चला कि उनके घर से रोजियो की कार और हाल ही में खरीदा गया एक टीवी भी गायब था। लेकिन जोसेफ ने इस बात को पूरी तरह नकार दिया। उसका कहना था कि रोजियो ऐसी नहीं थी, वो कभी भी बिना कुछ कहे उसे छोड़कर नहीं जा सकती थी। जोसेफ ने पुलिस को यह भी बताया कि जब वो अपार्टमेंट लौटा तो उसने अंदर टूटे हुए कांच के टुकड़े और फर्श पर खून के धब्बे देखे थे। इस जानकारी के बाद फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया। उन्होंने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया और देखा कि रोजियो की लगभग सारी पर्सनल चीजें, कपड़े, जरूरी सामान, यहाँ तक कि उसकी पसंदीदा किताबें अब भी वही थी। फिर भी टूटे कांच और खून के निशान इस अंदाजे को पूरी तरह खारिज करने के लिए काफी माने गए कि शायद रोजियो अपनी मर्जी से कहीं चली गई हो। आखिरकार यह भी संभव था कि वो किसी नए शहर में एक नई जिंदगी शुरू करने के इरादे से अपना सामान पीछे छोड़ गई हो। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, पुलिस ने इस संभावना पर दोबारा गौर करना शुरू किया और तब एक नई आशंका ने जन्म लिया। क्या जोसेफ ही अपनी पत्नी के लापता होने के पीछे था? शक तब और गहराया जब यह सामने आया कि जोसेफ यह साबित नहीं कर पा रहा था कि रोजियो उसके लौटने से पहले ही गायब हो गई थी। इस मोड़ पर आकर जोसेफ की जिंदगी मानो एक बुरे सपने में तब्दील हो गई। पुलिस की लगातार पूछताछ, शक की निगाहें और हर रोज नए सवालों ने उसे मानसिक रूप से झकझोर कर रख दिया। थोड़ी राहत तब मिली जब रोजियो की कार आखिरकार खोज ली गई। वो उनके घर से नजदीक एक पार्किंग लॉट में मिली थी। गाड़ी पूरी तरह लॉक थी और दरवाजा खोलने के लिए एक्सपर्ट की मेकर को बुलाना पड़ा। कार की ड्राइवर सीट पर पुलिस को ग्रीस के गहरे धब्बे मिले, जैसे किसी ने हाल ही में हाथ या कपड़े से कुछ साफ करने की कोशिश की हो। जोसेफ के मुताबिक जब उसने कार का डैशबोर्ड देखा तो पता चला कि गाड़ी रोजियो द्वारा आखिरी बार चलाने के बाद लगभग 500 किलोमीटर चली थी। इसके अलावा एक भूरे रंग की अटैची जो हमेशा कार में रहती थी, वो अब गायब थी। कार के मिल जाने और रोजियो की रहस्यमय गुमशुदगी के बाद पुलिस ने पहली बार अपहरण की संभावना को गंभीरता से लेना शुरू किया। लेकिन जांच तेज होने के बावजूद अगले कई महीनों तक कोई ऐसा सुराग हाथ नहीं लगा जो मामले को आगे बढ़ा सके। पुलिस की ओर से कोई प्रोग्रेस न होता देख निराश जोसेफ ने खुद से सच्चाई की तलाश करने शुरू कर दी। उसे शक था कि कोई दलाल रोजियो को बहला फुसलाकर जबरन वेश्यावृत्ति में ले गया होगा। इस आशंका के आधार पर जोसेफ ने उन इलाकों में जाना शुरू किया जहां ऐसे धंधे आम थे। शायद कहीं किसी गली, किसी चेहरे या किसी इशारे से उसे कोई सुराग मिल जाए। लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। न कोई सबूत, न कोई गवाह, कुछ भी ऐसा नहीं जो इस डरावनी संभावना को साबित कर सके। जोसेफ हर रोज जवाबों की तलाश में भटकता रहा, लेकिन दिन बीतते गए और रोजियो से मिलने की उसकी उम्मीद धीरे धीरे बुझने लगी। समय के साथ वो दुख में डूब गया। उसकी जिंदगी बिखरने लगी। मानसिक पीड़ा इतनी तीव्र थी कि वो अपनी बेटी की कस्टडी तक खो बैठा और आखिरकार उसने खुद को हेरोइन की लत में डुबा दिया। वहीं दूसरी ओर पुलिस की नजरें अब भी जोसेफ पर टिकी थी। रोजियो की गुमशुदगी की फाइल में उसका नाम अब भी प्रमुख संदिग्धों की सूची में बना हुआ था। आखिरकार रोजियो चिला स्पेरी की गुमशुदगी भी उन्हीं अनगिनत मामलों में शुमार हो गई जिन्हें समय के साथ बंद कर दिया गया।
बिना किसी नतीजे के, बिना किसी न्याय के। कुछ साल बाद करीब 1991 के आसपास कोलोराडो स्प्रिंग्स के लोग फिर एक बार सन्न रह गए। इस बार मामला था एक 13 साल की लड़की हीदर डॉन चर्च के लापता होने का। 17 सितंबर की शाम थी। हीदर की मां डाई ने अपनी बेटी को घर पर छोड़कर पास ही स्थित मॉर्मन चर्च में स्काउट्स की मीटिंग में अपने छोटे बच्चों को लेकर गई थी। हीदर उस समय घर में अपने 5 साल के छोटे भाई की देखभाल के लिए रुकी थी। करीब रात के 8:30 बजे डायने ने घर पर फोन किया ताकि वो कंफर्म कर सके कि सब कुछ ठीक है। तलाकशुदा होने के कारण वो घर की सुरक्षा को लेकर और भी सतर्क रहती थी। फोन हीदर ने उठाया। डायने ने उसी वक्त ये भी पूछा कि क्या उसने बेडरूम की खिड़की बंद कर दी है, वही खिड़की जो जाते वक्त खुली रह गई थी। हीदर ने जवाब दिया, हाँ मैं उसे बंद कर दूंगी। कुछ देर बाद डायने छोटे बच्चों को लेकर वापस घर लौटी, लेकिन जब वो घर के पास पहुंची तो एक अजीब खामोशी उसका इंतजार कर रही थी। पूरा घर अंधेरे में डूबा हुआ था। एक ऐसा दृश्य जो डायने को तुरंत अजीब लगा। वो तेजी से घर के अंदर दाखिल हुई और हीदर को आवाज दी, लेकिन घर में से कोई जवाब नहीं आया। घबराई हुई डायने ने घर के हर कोने को छान मारा, अलमारियां, बाथरूम, बेसमेंट, यहाँ तक कि बिस्तरों के नीचे तक, लेकिन हीदर का कोई नामो निशान नहीं था। यह देखकर वो पूरी तरह घबरा गई। तुरंत ही उसने अपने पड़ोसियों, रिश्तेदारों और दोस्तों को फोन करना शुरू कर दिया, इस उम्मीद में कि शायद हीदर किसी जान पहचान वाले के घर चली गई हो। उसने अपने एक्स हस्बैंड माइक को भी कॉल किया, लेकिन हीदर के पिता को भी बेटी के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। अब डर, चिंता और निराशा डायने के चेहरे पर साफ झलक रही थी। वो सीधे कोलोराडो स्प्रिंग्स के शेरिफ डिपार्टमेंट से संपर्क करने पहुंची। एक अधिकारी को तुरंत उनके घर भेजा गया, जिसने हीदर की गुमशुदगी की प्राइमरी रिपोर्ट दर्ज कराई। इसके बाद एक सर्च एंड रेस्क्यू टीम को भी बुलाया गया। हालांकि अंधेरे के कारण तलाश का काम अगली सुबह तक रोकना पड़ा। अगले दिन सुबह होते ही पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। पड़ोस की गलियों से लेकर घर के पीछे फैले जंगल तक हर जगह छान मारी गई। इसी दौरान एक टीम घर पर ही रुकी रही। उन्हें हीदर के घर के उस बेडरूम की खिड़की पर गौर करने का निर्देश दिया गया, वही खिड़की जिसे डायने ने बंद करने को कहा था। जैसे ही टीम ने खिड़की की जांच की, उन्होंने देखा कि उसे जबरदस्ती खोला गया था। लकड़ी की फ्रेम पर खरोच और लॉक के पास कुछ टूटने के निशान पाए गए। फॉरेंसिक टीम ने उस जगह से उंगलियों के निशान उठाए और जांच में साफ हुआ कि वो निशान हीदर के नहीं थे। पुलिस ने इलाके में सैकड़ों लोगों से पूछताछ की, लेकिन हफ्तों तक कोई भी ऐसा सुराग सामने नहीं आया जिससे पता चलता कि हीदर कहाँ गई थी। बेडरूम की खिड़की से लिए गए फिंगरप्रिंट FBI को जांच के लिए भेजे गए, लेकिन एक्सपर्ट्स ने जब उन्हें नेशनल पुलिस रिकॉर्ड से मिलाने की कोशिश की तो कोई मेल नहीं मिला। इसका सीधा मतलब ये था कि जो व्यक्ति इस अपराध के पीछे था, उसका आपराधिक रिकॉर्ड शायद पुलिस के डेटाबेस में मौजूद नहीं था। उस दौर में फिंगरप्रिंट की पहचान की प्रक्रिया बहुत धीमी और सीमित थी। तकनीकें आज जितना विकसित नहीं थी और ऐसी जांचों में सफलता की संभावना बेहद कम मानी जाती थी, खासतौर पर हीदर जैसे मामलों में जहां सुराग कम थे और समय लगातार बीत रहा था। कोई ठोस नतीजा निकालना नामुमकिन था। महीनों गुजरते गए, लेकिन कोई नई जानकारी सामने नहीं आई। भले ही मीडिया ने हीदर की रहस्यमय गुमशुदगी को लगातार अपने सुर्खियों में बनाए रखा, लेकिन इसका कोई असर नहीं हुआ। जांच वही अटकी रही जैसे समय रुक गया हो। फिर लगभग 2 साल बाद एक कैंपर जो स्क्रैप इकट्ठा करने का काम करता था, कोलोराडो के रेमपोर्ट रेंज इलाके में एक घाटी के पास पहुंचा। वहां उसकी नजर जमीन पर पड़े मानव अवशेषों पर पड़ी। पुलिस को तुरंत सूचना दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर देखा, वहां एक महिला की खोपड़ी थी। जल्द ही फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने डेंटल रिकॉर्ड्स की मदद से ये कंफर्म कर दिया कि वो अवशेष किसी और के नहीं बल्कि हीदर डॉन चर्च के थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने जो कारण बताया वो दिल दहला देने वाला था। सिर पर किसी भारी वस्तु से वार किया गया था, जिससे जानलेवा चोट पहुंची। इस खोज ने फिर से पूरे स्टेट का ध्यान इस केस की ओर खींच लिया। मीडिया की कवरेज और जनता का दबाव पहले से कई गुना बढ़ चुका था। हर कोई जानना चाहता था कि आखिर हीदर के साथ क्या हुआ। लेकिन इन तमाम कोशिशों और ध्यान के बावजूद पुलिस की जांच में कोई असली प्रगति नहीं हो सकी। 2 साल और बीत चुके थे। हीदर डॉन चर्च की मौत की खबर अब पुरानी हो चुकी थी, लेकिन दर्द और सवाल अब भी वही थे, अनसुलझे। उसी दौरान एल पासो काउंटी में एक नया शेरिफ चुना गया, जॉन एंडरसन। जिम्मेदारी संभालते ही उन्होंने ठान लिया कि अब वक्त आ गया है इस मामले को फिर से खोलने का। इस बार एक नई नजर, एक नई उम्मीद के साथ। जॉन ने इसके लिए किसी आम अधिकारी को नहीं बल्कि काउंटी के डिटेक्टिव यूनिट के कैप्टन और राज्य के सबसे नामी इन्वेस्टिगेटर्स में से एक लू स्मिथ से संपर्क किया। लू स्मिथ वही थे जिन्होंने कभी खुद जॉन एंडरसन को जांच की बारीकियां सिखाई थी। जॉन आज भी उन्हें अपने गुरु के रूप में देखते थे और इस बार उन्होंने अपने उसी गुरु पर सबसे कठिन केस का भार सौंपने का फैसला किया।
जॉन एंडरसन के शब्दों में लू स्मिथ की जांच शैली का मूल सिद्धांत सीधा था, सुरागों को खुद बोलने दो। वो कभी भी किसी सिद्धांत को जबरन थोपते नहीं थे और ना ही किसी सुराग को अपनी मान्यता के अनुसार तोड़ मरोड़ कर पेश करते थे। हीदर का केस अब लू स्मिथ के हवाले किया गया और साथ ही एक वादा भी किया गया कि उन्हें इस जांच में पूरी फ्रीडम दी जाएगी। उस वक्त लू स्मिथ महज एक अनुभवी जासूस नहीं थे, वो कोलोराडो के सबसे काबिल, सबसे विश्वसनीय इन्वेस्टिगेटर्स में गिने जाते थे। उन्होंने बिना समय गवाए केस से जुड़े हर दस्तावेज, रिपोर्ट, गवाही और तस्वीर को गहराई से खंगालना शुरू कर दिया। हीदर डॉन चर्च की खोपड़ी की बरामदगी ने जितने जवाब दिए उससे कई ज्यादा सवाल खड़े कर दिए। अब ये केस महज एक जांच नहीं था, बल्कि एक जिम्मेदारी बन चुका था उस मासूम बच्ची के लिए जो कभी घर लौटकर नहीं आई। जिसकी केस की जांच करने वाला इंसान कौन था, अब उस इंसान को जानना जरूरी हो गया था, जो अब इस रहस्य की हर परत को खोलने वाला था। कोलोराडो के सबसे भरोसेमंद और सम्मानित इन्वेस्टिगेटर्स में शुमार होने से पहले लू स्मिथ की जिंदगी आसान नहीं थी। उन्होंने व्यक्तिगत और पेशेवर दोनों स्तरों पर असंख्य चुनौतियां झेली थी। वही अनुभव उनके अंदर शक्ति, धैर्य और विश्लेषण की अनोखी दृष्टि लेकर आया, जो किसी भी सुराग की अहमियत को समझने में उनकी मदद करते थे। शुरुआती दिनों में लू ने बिजनेसमैन बनने की कोशिश की। उन्होंने कई छोटे बड़े व्यापार किए, लेकिन एक के बाद एक नाकामी हाथ लगी। वो दौर ऐसा था जब लोग खुद भी नहीं जानते थे कि जिंदगी उन्हें किस दिशा में ले जा रही है। लेकिन एक बात साफ थी, लू स्मिथ गहरे धार्मिक व्यक्ति थे। उन्होंने प्रार्थना की कि ईश्वर उन्हें वो राह दिखाए जहां उनकी क्षमताएं किसी सार्थक के उद्देश्य में लग सके। इस प्रार्थना का उत्तर उन्हें जल्द ही मिल गया। उनके चचेरे भाई, जो उस समय कोलोराडो स्प्रिंग्स पुलिस में कार्यरत थे, उन्होंने सुझाव दिया कि लू को पुलिस सेवा में आवेदन करना चाहिए। उनका लोगों को समझने का तरीका और कठिन परिस्थितियों में संतुलन बनाए रखने की क्षमता पुलिस की दुनिया के लिए एकदम उपयुक्त थी। लू ने इसे ईश्वरीय संकेत माना और बिना देरी किए पुलिस डिपार्टमेंट में आवेदन कर दिया, जिसके बाद उन्होंने इस पद के लिए आवश्यक सभी परीक्षाएं और प्रक्रियाएं शुरू कर दी। दिलचस्प बात यह रही कि भर्ती प्रक्रिया के दौरान एक मोड़ ऐसा आया जब लू स्मिथ को बताया गया कि उनकी लंबाई पुलिस डिपार्टमेंट द्वारा तय क्राइटेरिया से कुछ सेंटीमीटर कम थी। ये सुनकर लू थोड़ा निराश हुए, लेकिन अभी उनका हौसला टूटा नहीं था। उसी वक्त उनके चचेरे भाई ने उन्हें एक अजीब सलाह दी। सर पर हल्की चोट लगवा लो, थोड़ी सूजन आ जाएगी और शायद लंबाई में जरूरी सेंटीमीटर मिल जाए। यह सुझाव जितना अजीब था, उतनी ही दृढ़ता से लू ने इसे अपनाया। अगले दिन उन्होंने दोबारा माप करवाया और खोपड़ी पर आई हल्की सूजन के कारण लंबाई में थोड़ा इजाफा हो गया। यही छोटा सा बदलाव उन्हें कोलोराडो स्प्रिंग्स पुलिस विभाग का आधिकारिक सदस्य बनाने के लिए काफी था। अब वो विभाग के भीतर थे और जल्द ही उनकी असाधारण कार्यशैली सबकी नजरों में आने लगी। हालांकि शुरुआत में उन्हें किसी भी आपराधिक जांच की कमान नहीं दी गई, लेकिन उन्होंने हर छोटे बड़े काम को पूरी ईमानदारी और गहराई से अंजाम दिया। साल 1975 में यह स्थिति बदलनी शुरू हुई। पुलिस डिपार्टमेंट में कुछ सालों की सेवा के बाद उन्हें पहली बार एक हत्या की जांच में सक्रिय भूमिका निभाने का मौका मिला। यह अपराध हुआ था 1 जुलाई 1975 को, एक भीषण डकैती की वारदात जो रेड लॉबस्टर नामक रेस्टोरेंट में घटी थी, जहां 4 लोगों ने सशस्त्र डकैती की प्लानिंग बनाई थी, लेकिन वो प्लानिंग पूरी तरह असफल रही। वो बिना कोई पैसा लिए रेस्टोरेंट से भाग निकले, लेकिन भागते समय उनकी नजर पड़ी रेस्टोरेंट की एक युवा कर्मचारी पर, 18 वर्षीय कैरेन ग्रामर, जो बाहर खड़ी होकर अपने बॉयफ्रेंड का इंतजार कर रही थी। उसे देखकर जैसे उन अपराधियों ने अपना अधूरा गुस्सा किसी निर्दोष पर निकालने का फैसला किया। चूंकि कैरेन ग्रामर अपराधियों को पहचान सकती थी, उन्होंने उसे अगवा कर लेने का फैसला किया ताकि वो उनका पीछा न कर सके और उनकी पहचान न कर सके। भागते समय वो एक छोटी सी किराने की दुकान में घुसे और इस बार कुछ नकदी चुराने में सफल रहे। जैसे ही पुलिस ने दोनों घटनाओं को जोड़कर जांच शुरू की, उन्होंने अपराधियों की तलाश के लिए एक जोरदार अभियान चला दिया। लेकिन एक बात जिसे पुलिस नहीं जानती थी, एक निर्दोष युवती अब भी अपराधियों के कब्जे में थी। इसके अलावा कैरेन हाल ही में अकेले कोलोराडो स्प्रिंग्स शहर में रहने आई थी, जिससे उसके परिवार को उसकी गुमशुदगी की सूचना तुरंत नहीं मिल पाई। कैरेन की गुमशुदगी का पता सबसे पहले उसकी रूममेट को चला, जब उसने देखा कि कैरेन रात को घर वापस नहीं लौटी। करीब 1 हफ्ते तक कैरेन का कोई सुराग नहीं मिला, जब तक दूसरे इलाके की पुलिस ने कोलोराडो स्प्रिंग्स पुलिस को सूचना नहीं दी कि डकैती में शामिल रेस्टोरेंट की एक महिला कर्मचारी की लाश बरामद हुई है। सूचना के अनुसार कैरेन को एक मकान की बालकनी में बुरी तरह घायल अवस्था में देखा गया था, लेकिन उस समय घर के मालिक वहां मौजूद नहीं थे। गंभीर चोटों के कारण कैरेन ने घर के पिछले दरवाजे पर ही दम तोड़ दिया। वहां उसने खून के निशान और डोरबेल पर अपनी उंगलियों के निशान छोड़ दिए थे। हालांकि कैरेन की मौत उसी दिन हो गई थी जिस दिन उसका अपहरण हुआ था, फिर भी उसकी पहचान अगले 1 हफ्ते तक स्पष्ट नहीं हो सकी। आखिरकार जब उसकी रूममेट ने थाने जाकर कैरेन की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई, तो पुलिस को यह समझ में आ गया कि मारी गई लड़की वही कैरेन ग्रामर थी। इसी रूममेट ने बाद में शव की पहचान की।
इस मामले की जांच की जिम्मेदारी लू स्मिथ और उनकी एक टीम को सौंपी गई थी, जो कि कैरेन ग्रामर के अपहरण और हत्या के मामले से जुड़े थे। इस जटिल केस की जांच में लगभग 1 साल का समय लग गया और फिर जाकर कुछ ठोस सुराग सामने आए, जिनकी मदद से अपराधियों की पहचान की जा सकी। गिरफ्तार किए गए 2 मुख्य आरोपियों को इस आपराधिक गिरोह का नेता माना गया। फ्रेडी ग्लेन, जो 18 साल का एक सिविल कर्मचारी था, और माइकल कॉर्बेट, जो सेना का एक सैनिक था। जब फ्रेडी ग्लेन से पूछताछ की गई तो उसने बिना कोई संकोच किए अपने अपराध कबूल कर लिए। उसने उन डकैतियों और हत्याओं की एक श्रृंखला के बारे में विस्तार से बताया जो इस गिरोह ने मिलकर अंजाम दी थी। पहली हत्या रेड लॉबस्टर रेस्टोरेंट में डकैती की कोशिश से करीब 1 महीने पहले हुई थी। फ्रेडी ग्लेन, माइकल कॉर्बेट और एक अन्य सैनिक ने डैनियल वैन लोन नामक 29 वर्षीय शेफ को अगवा कर लिया था। शुरुआत में उनका इरादा केवल डैनियल से उसका सामान लूटने का था, लेकिन बाद में उन्होंने उसे एक सुनसान जगह पर ले जाकर उसे जमीन पर लेटने को मजबूर किया और फिर सिर में गोली मारकर उसे मार डाला। यह हत्या केवल 50 सेंट के खातिर की गई थी, एक ऐसी हत्या जो किसी के जीवन को बिल्कुल हल्के में लेने की मानसिकता को दर्शाती है। कुछ दिन बाद गिरोह ने एक और हत्या को अंजाम दिया। इस बार उनके साथ विनफ्रेड प्रॉफिट नाम का एक 19 साल का सैनिक भी शामिल था, जो गांजा खरीदने की प्लानिंग बना रहा था। हालांकि माइकल कॉर्बेट, जो हाल ही में बायोनेट, चाकू जैसे हथियार के उपयोग में ट्रेन हुआ था, उसने अपने नए कौशल का इस्तेमाल करते हुए विनफ्रेड को चाकू से गोद कर मार डाला। आखिरकार फ्रेडी ग्लेन ने कैरेन ग्रामर की बेरहम हत्या की पूरी जिम्मेदारी कबूल कर ली। फ्रेडी के बयान के अनुसार जब किराने की दुकान में चोरी हो चुकी थी तो वो चारों अपराधी कैरेन को अपने अपार्टमेंट में ले गए, जहां वो साथ रहते थे। शुरुआत में उनकी प्लानिंग केवल कैरेन को छोड़ने की थी, लेकिन अपार्टमेंट में पहुंचने के बाद उन्होंने कैरेन के साथ घंटों तक यौन शोषण किया। इन अत्याचारों के बाद उन्होंने कैरेन को शहर के एक ट्रेलर पार्क में ले जाकर उसकी आंखों पर कपड़ा बांध दिया। फ्रेडी, जो उस समय LSD नामक नशीले पदार्थ के प्रभाव में था, उसने कहा कि उसी हालत में उसने कैरेन को चाकू से गोद कर मार डाला। फ्रेडी ग्लेन की इस डिटेल और स्पष्ट बयान के बाद उसे और माइकल कॉर्बेट को डैनियल वैन लोन, विनफ्रेड प्रॉफिट और कैरेन ग्रामर की हत्याओं के लिए दोषी ठहराया गया। मामले की सुनवाई के दौरान जज हंटर हार्डमन ने कहा कि इन अपराधों के पीछे कोई तर्क या स्पष्ट मकसद नहीं था और उन्होंने इन हत्याओं को शुद्ध बर्बरता का नाम दिया। शुरुआत में फ्रेडी को गैस चैम्बर के जरिए मृत्युदंड की सजा सुनाई गई। हालांकि 2 साल बाद कोलोराडो स्टेट की सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट में मृत्युदंड को अमान्य घोषित कर दिया। इस फैसले के बाद फ्रेडी अब 3 लगातार उम्र कैद की सजाएं काट रहा है और उसे 10 साल बाद पैरोल की अर्जी देने का अधिकार प्राप्त हुआ। अगले कुछ सालों में फ्रेडी ग्लेन ने कई बार पैरोल की अर्जी दी, लेकिन हर बार उसे खारिज कर दिया गया। इसका श्रेय काफी हद तक कैरेन ग्रामर के भाई केल्सी ग्रामर को जाता है, जो एक फेमस हॉलीवुड एक्टर है। उन्होंने लगातार प्रयास किया कि फ्रेडी जेल से बाहर न आ सके और समाज से दूर ही रहे। पैरोल से जुड़े हाल ही की एक सुनवाई में केल्सी ने याद किया कि उनकी बहन कैरेन हाल ही में हाई स्कूल ग्रेजुएशन करके कोलोराडो स्प्रिंग्स आई थी और एक प्रेम संबंध के कारण यहाँ रहने लगी थी। केल्सी ने कैरेन को एक सभ्य, समझदार और प्रतिभाशाली युवती के रूप में वर्णित किया, जिसे कविताएं लिखना बेहद पसंद था। उन्होंने ये भी कहा कि अपनी बहन की मौत ने उनके परिवार की पूरी बुनियादी हिला दी थी और फ्रेडी के जेल से बाहर आने की केवल संभावना भी उनके लिए एक असहनीय पीड़ा का कारण थी। इसके जवाब में फ्रेडी ने अपने अपराधों के लिए माफी मांगी और कहा कि वो अपने किए गए कृत्य पर गहराई से पछता रहा है। हालांकि केल्सी ने यह स्पष्ट किया कि भले ही वो फ्रेडी के पछतावे को ईमानदार मानते हो, लेकिन एक ऐसे व्यक्ति को जिसने इतना भयानक अपराध किया हो, कभी भी जेल से बाहर आने का मौका नहीं मिलना चाहिए। फिलहाल में फ्रेडी ग्लेन अब भी जेल में बंद है और कड़ी निगरानी वाले बंदी गृह में अपनी सजा काट रहा है। उसके साथी अपराधी माइकल कॉर्बेट ने भी अपनी सजा पूरी की और 2019 में नेचुरल रीजन से जेल में ही उसकी मृत्यु हो गई। ये केस लू स्मिथ के जीवन में गहरे तक छा गया और सालों तक उनके करियर पर इसका प्रभाव रहा। फिर आया हीदर डॉन चर्च का मामला, जिसने लू स्मिथ के नाम को एक बार फिर सुर्खियों में ला दिया। जब हीदर लापता हुई थी तब लू स्मिथ ने शुरुआती खोजबीन में भाग नहीं लिया था, लेकिन जब सालों बाद हीदर का शव बरामद हुआ तब लू को उसकी अनुभव और प्रतिष्ठा को देखते हुए इस मामले की जांच में शामिल होने के लिए बुलाया गया। जांच टीम का नेतृत्व करने की परमिशन मिलने के बाद लू स्मिथ ने हीदर डॉन चर्च से जुड़े मामले की पूरी तरह से दोबारा जांच शुरू की। लू ने हर उस सुराग की फिर से जांच की जो पहले की जांच में नजरअंदाज कर दिया था। उन्होंने चर्च परिवार के घर के आसपास रहने वाले हर व्यक्ति से इंटरव्यू लिया और साथ ही उसी समय अवधि में हुए छोटे मोटे अपराधों की भी जांच की, किसी पैटर्न या कनेक्शन की तलाश में। इसके अलावा उन्होंने जांच के दौरान सामने आए प्रमुख गवाहों द्वारा दिए गए हर एक अलेबी की सावधानी से पुष्टि की। ये काम बेहद बारीकी और धैर्य की मांग करता था और ये दोनों गुण लू स्मिथ में भरपूर थे।
इस दौरान काउंटी के फॉरेंसिक लैब के एक्सपर्ट से बातचीत करते हुए ये सुझाव सामने आया कि घटनास्थल से मिली एक उंगली की निशान को अलग करके फिर से जांचा जाए। लू का मानना था कि अगर इस खास फिंगरप्रिंट की असली पहचान हो सके तो शायद किसी अन्य राज्य में पहले से गिरफ्तार किसी अपराधी से उसका मेल निकल आए, जिससे अपराधी की पहचान हो सके। इस रणनीति के तहत लू ने अपनी टीम को निर्देश दिया कि इस फिंगरप्रिंट को 50 से ज्यादा जुरिस्डिक्शन में भेजा जाए और बाद में ये संख्या करीब 100 तक पहुंच गई। करीब 2 महीने लगे इस प्रक्रिया में, लेकिन आखिरकार लुजियाना से एक उम्मीद जगाने वाला जवाब मिला। हीदर के घर से मिला फिंगरप्रिंट एक ऐसे व्यक्ति से मेल खाता था जिसे पहले वाहन चोरी के मामले में दोषी ठहराया गया था। सस्पेक्ट की पहचान रॉबर्ट चार्ल्स ब्राउन के रूप में हुई, जो कोलोराडो स्प्रिंग्स शहर का निवासी था। ये जानकारी हाथ लगते ही लू स्मिथ ने एक दिलचस्प बात पर ध्यान दिया। रॉबर्ट का नाम उन लोगों की सूची में था जिन्हें शुरुआती जांच के दौरान पूछताछ के लिए बुलाया गया था, लेकिन उस वक्त पुलिस उसे उसके घर पर कभी ढूंढ नहीं पाई। हैरानी की बात यह थी कि रॉबर्ट का घर चर्च परिवार के घर से 1 किलोमीटर से भी कम दूरी पर था। जब पुलिस उसकी लोकेशन पर पहुंची और उसे हिरासत में लिया तो रॉबर्ट ने हीदर की हत्या में किसी भी तरह की संलिप्तता से इनकार कर दिया। पूछताछ के दौरान लू स्मिथ ने रॉबर्ट से पूछा कि क्या उसने कभी चर्च परिवार के घर में कोई काम या मरम्मत का काम किया है, लेकिन रॉबर्ट ने कहा कि उसका उस घर से कोई लेना देना नहीं था। जब उसे बताया गया कि पीड़िता की घर की खिड़की से उसकी उंगली के निशान मिले हैं, तो उसने खुद कहा कि उसकी उंगलियों के निशान दोबारा लिए जाए ताकि तुलना की जा सके। रॉबर्ट का ये कॉन्फिडेंस डरावना भी था और विचलित करने वाला भी। पब्लिक प्रोसिक्यूटर जॉन एंडरसन ने व्यक्तिगत रूप से रॉबर्ट चार्ल्स ब्राउन से बातचीत की और उसे एक कानूनी समझौते की पेशकश की। इस समझौते के तहत अगर रॉबर्ट हीदर डॉनचर्च की हत्या का दोष स्वीकार कर लेता है तो प्रोसिक्यूटर पक्ष उसके खिलाफ मृत्युदंड की मांग नहीं करेगा और मामले से जुड़े दूसरे अतिरिक्त आरोपों को भी हटा दिया जाएगा। रॉबर्ट ने यह समझौता स्वीकार कर लिया और अपनी कबूलनामे में बताया कि वो चर्च परिवार के घर में खिड़की के रास्ते घुसा था, लेकिन अंदर जाकर उसकी मुलाकात अचानक हीदर से हो गई। रॉबर्ट के अनुसार जैसे ही उसने लड़की को देखा वो उस पर टूट पड़ा और उसका गला घोट दिया। हत्या के बाद वो ये तय नहीं कर सका कि क्या करना है। उसने पीड़िता के शव को एक सुनसान इलाके में ले जाकर फेंक दिया। इस कबूलनामे और समझौते के आधार पर मार्च 1995 में अदालत ने रॉबर्ट चार्ल्स ब्राउन को हीदर डॉनचर्च की हत्या के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई और इस तरह इस मामले को ऑफिशियली बंद कर दिया गया। ऊपर से देखने पर यह नतीजा सभी संबंधितों के लिए संतोषजनक प्रतीत हुआ, लेकिन लू स्मिथ इस कबूलनामे से पूरी तरह संतुष्ट नहीं थे। अनुभवी जासूस को यह शक था कि रॉबर्ट ने यह कानूनी सौदा केवल इसलिए स्वीकार किया क्योंकि उसके वकीलों ने उसे पहले ही आगाह कर दिया था कि अगर मामला और गहराया तो उसके खिलाफ दूसरे बंद मामलों की जांच फिर से खुल सकती थी, जिससे उसकी स्थिति और कमजोर हो सकती थी। अब जब रॉबर्ट ने हीदर के मामले में ऑफिशियल तौर पर अपराध स्वीकार कर लिया तो जांचकर्ताओं के पास दूसरे पुराने मामलों को आगे बढ़ाने के लिए कानूनी रूप से बहुत कम समय था, खासकर वो मामले जो लू स्मिथ की टीम की जुरिस्डिक्शन से बाहर थे। लेकिन यह कहानी यही खत्म नहीं हुई। कुछ ही समय बाद रॉबर्ट चार्ल्स ब्राउन ने सबको चौंकाते हुए ऐसे कबूलनामों की एक नई श्रृंखला शुरू कर दी जिनसे हिंसा का एक और बड़ा और डरावना सिलसिला सामने आने वाला था। दूसरे कई हिंसक अपराधियों की तरह रॉबर्ट चार्ल्स ब्राउन का जन्म भी एक अस्थिर परिवार में हुआ था। 1950 के दशक में लुजियाना स्टेट के एक ग्रामीण इलाके में। हालांकि उसके पिता रोनाल्ड रेड रिवर पैरिश शेरिफ कार्यालय में डिप्टी शेरिफ के रूप में काम करते थे, फिर भी ब्राउन परिवार मानसिक अस्थिरता और गंभीर डिप्रेशन के कई मामलों से जूझ रहा था, खासकर मां के पक्ष से। रॉबर्ट की मां बुएला अपने पिता की मौत के बाद गहरे मानसिक आघात से पीड़ित थी। वही व्यक्ति जो रॉबर्ट का नाना था और जिसे एक कुएं में गले में भारी जंजीर बंधी हुई हालत में डुबाया गया था। ये आत्महत्या जैसा मामला माना गया था। इतने दुखद अतीत के बावजूद पास पड़ोस के लोग ब्राउन परिवार को सभ्य और सम्मानजनक मानते थे। रॉबर्ट ने इसी माहौल में परवरिश पाई और बचपन में वो एक होशियार बच्चा माना जाता था। खासकर मैथ्स में उसकी असाधारण समझ के कारण ये उसकी अच्छी ग्रेड से भी साफ दिखाई देता था। लेकिन इसके साथ साथ रॉबर्ट को एक अकेला और गुस्सैल स्वभाव वाला बच्चा भी माना जाता था। हाई स्कूल पूरा करने से ठीक पहले उसने पढ़ाई छोड़ने का फैसला किया ताकि वो अमेरिकन आर्मी में भर्ती हो सके। 17 साल की उम्र में रॉबर्ट को आर्मी सेवा के लिए बुलाया गया और उसे वियतनाम और बाद में दक्षिण कोरिया में मिशन के लिए भेजा गया। हालांकि इस सैन्य सेवा के दौरान उसकी गतिविधियों का कोई डिटेल रिकॉर्ड मौजूद नहीं है, लेकिन ये बात सामने आई है कि उसे ड्रग्स से जुड़े मामलों के कारण सेना से डिस्चार्ज कर दिया गया था। सेना से निकालने के बाद रॉबर्ट चार्ल्स ब्राउन अपने परिवार की लुजियाना स्थित फार्म पर वापस नहीं आया। उसके बजाय उसने अपना जीवन अस्थायी रूप से लुजियाना, टेक्सास और कोलोराडो जैसे स्टेट्स के अलग अलग हिस्सों में बिताना शुरू किया।
वो सालों तक मामूली नौकरियों में लगा रहा, कभी दुकानों में काउंटर स्टाफ के रूप में तो कभी फूलों की डिलीवरी करने वाले के रूप में। वयस्क जीवन में रॉबर्ट ने कम से कम 5 महिलाओं के साथ रिश्ते बनाए, जो सभी शादी और तलाक में खत्म हुए। इन्वेस्टिगेटर्स ने गौर किया कि रॉबर्ट की सभी पूर्व पत्नियों में कुछ शारीरिक समानताएं थी। वो सभी छोटे कद की, दुबली पतली और कमजोर या असहाय दिखने वाली महिलाएं थी। दूसरी शादी, जो एक वियतनामी मूल की महिला से हुई थी, उससे रॉबर्ट को एक बेटा हुआ, जिसका नाम उन्होंने थॉमस रखा। बाद में जब कोलोराडो स्प्रिंग्स की पुलिस ने रॉबर्ट की 3 आखिरी पत्नियों को पूछताछ के लिए बुलाया, तो तीनों ने उसे एक हिंसक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करने वाला पति बताया। यहाँ तक कि 5वीं पत्नी ने यह भी कहा कि एक बार गुस्से में आकर रॉबर्ट ने कहा था कि वो औरतों से नफरत करता है और पुलिस वालों से भी। 1981 के बाद रॉबर्ट का आपराधिक रिकॉर्ड धीरे धीरे और गंभीर होता गया। उसकी पहली गिरफ्तारी लुजियाना में कार चोरी के आरोप में हुई थी। इसके तुरंत बाद उस पर एक चर्च का घंटा चुराने के मामले में गिरफ्तारी वारंट भी जारी किया गया। 5 साल बाद रॉबर्ट चार्ल्स ब्राउन को एक पिकअप ट्रक चुराने के जुर्म में दोषी ठहराया गया। इसके अलावा उसके आपराधिक रिकॉर्ड में पहले से ही ड्रग्स रखना, जानबूझकर आग लगाना और जानवरों के साथ अत्यंत क्रूरता करने के आरोप शामिल थे, जिन्हें दस्तावेजों में अत्यधिक निर्दयी कृत्य के रूप में वर्णित किया गया था। रॉबर्ट की प्रोफाइल इन्वेस्टिगेटर्स के लिए किसी भी संपूर्ण संदिग्ध की तरह थी। वो उन सभी विशेषताओं से मेल खाता था जो अक्सर हिंसक हत्यारों में देखी जाती है। कई सालों तक जेल में चुप रहने के बाद रॉबर्ट ने आखिरकार 2000 के दशक में बोलना शुरू किया। उसका पहला कबूलनामा एक सैनिक की पत्नी की हत्या से जुड़ा था। उसके अनुसार उसने पीड़िता की एक खास अंगूठी चुराई थी। ये बयान इन्वेस्टिगेटर्स को रोजियो चिला डेल पिलार स्पेरी के लापता होने के मामले की ओर वापस ले गया, जो सिर्फ 15 साल की एक किशोरी थी। रोजियो के पति और सेना के सैनिक जोसेफ स्पेरी के बयान के आधार पर इन्वेस्टिगेटर्स को उस अंगूठी का वर्णन मिला जो रोजियो पहना करती थी। यह वर्णन रॉबर्ट द्वारा बताए गए वर्णन से पूरी तरह मेल खाता था। इसके अलावा ये भी सामने आया कि जब रोजियो लापता हुई तो रॉबर्ट उसी अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में काम करता था जहां वो लड़की रहती थी। रॉबर्ट ने कबूल किया कि उसने लड़की के अपार्टमेंट में घुसकर उसका यौन शोषण किया और फिर उसकी हत्या कर दी। उसने ये भी कहा कि उसने शव के टुकड़े किए और उन्हें एक सुनसान इलाके में फेंक दिया। हालांकि रॉबर्ट ने यह भी बताया कि उसने शव के हिस्से कहाँ फेंके थे, लेकिन इन्वेस्टिगेटर्स लड़की के अवशेष कभी खोज नहीं पाए। फिर भी रॉबर्ट चार्ल्स ब्राउन को रोजियो स्पेरी की हत्या के लिए दूसरी बार आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। उसी वक्त के दौरान रॉबर्ट चार्ल्स ब्राउन ने सभी अधिकारियों को चौंका दिया जब उसने एल पासो काउंटी के शेरिफ ऑफिस को कुछ रहस्यमय चिट्ठियां भेजी। इनमें से एक लेटर में रॉबर्ट ने लिखा कि पुलिस का स्कोर 1 है, जबकि दूसरी टीम यानी वो खुद 48 पर है। लू स्मिथ के मुताबिक रॉबर्ट का ये बर्ताव जोडियक किलर जैसे कुख्यात अपराधी की शैली को याद दिलाता था। इसकी वजह से लू ने शुरुआत में इन कबूलनामों को बेहद गंभीरता से नहीं लिया। शुरुआत में इन्वेस्टिगेटर्स को रॉबर्ट द्वारा भेजे गए इन लेटर्स की गहराई से जांच करने की परमिशन नहीं थी, लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास हुआ कि कई पुराने बंद मामले रॉबर्ट के मामलों में से मेल खा रहे थे। वक्त के साथ साथ अलग अलग इलाकों के इन्वेस्टिगेटर्स रॉबर्ट के पास आने लगे और उसकी बातों और दावों को बारीकी से जांचने लगे। कई बातचीतों और विश्लेषणों के बाद इन्वेस्टिगेटर्स ने यह निष्कर्ष निकाला कि रॉबर्ट शायद 1970 से अब तक करीब 48 या 39 हत्याओं की जिम्मेदारी कबूल कर रहा था। रॉबर्ट के अनुसार उसकी पहली हत्या 1970 में कोरिया में हुई थी, जहां उसने एक साथी सैनिक की जान ली थी। उसके अनुसार ये हत्या एक बार में एक महिला को लेकर हुए झगड़े के बाद हुई थी। रॉबर्ट ने जिन अपराधों को स्वीकार किया वो उसने पोएम्स और स्टोरीज के रूप में लिखकर साहित्यिक अंदाज में पेश किए। इनमें से कई हत्याएं जिनका जिक्र रॉबर्ट ने किया था बिल्कुल उन्हीं मामलों से मेल खाती थी जिन पर इस एपिसोड की शुरुआत में चर्चा की गई थी। रॉबर्ट चार्ल्स ब्राउन द्वारा कबूले गए अपराधों में से एक था लिसा मैरी लो की हत्या, जो एक 21 साल की सेक्स वर्कर थी और जिसकी मौत 1991 में हुई थी। लिसा का शव, जिस पर गला घोटने के निशान और गोलियों के जख्म थे, उसकी गुमशुदगी दर्ज होने के 3 हफ्ते बाद एक नदी में पाया गया। अपने कबूलनामे में रॉबर्ट ने कहा कि उसने टेनेसी स्टेट के मेम्फिस शहर में एक ब्लूज क्लब में लिसा से मुलाकात की थी। उसके अनुसार उसने लिसा को उसके सर्विस के लिए पैसे दिया और फिर उसे इंटरस्टेट 40 के पास वेस्ट मेम्फिस के नजदीक एक सुनसान जगह ले गया। सेक्स के बाद रॉबर्ट ने लिसा का गला घोटा, फिर उसे गोली मारी और अंत में उसका शव नदी में फेंक दिया। अगले ही साल रॉबर्ट ने एक और हत्या की, इस बार टिमोथी ली वॉरेन, जो 39 वर्ष का एक आदमी था। यह मामला बहुत समय से बंद फाइलों में दबा हुआ था। रिकॉर्ड के अनुसार मार्च 1992 में टुल्सा शहर के मोहाक पार्क में काम करने वाली एक कर्मचारी को तालाब के किनारे टिमोथी की लाश मिली थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पाया गया कि टिमोथी के सर में 2 गोलियों के घाव थे, जिसमें संभावित हथियार को एक .22 कैलिबर रिवॉल्वर बताया गया। जब शव बरामद किया गया उस वक्त टिमोथी के शरीर पर केवल एक पैंट थी।
इसके अलावा टिमोथी की कार भी बाद में एक झील के किनारे छोड़ी हुई हालत में पाई गई। अपने कबूलनामे में रॉबर्ट ने टिमोथी ली वॉरेन की हत्या से जुड़ी सभी जानकारियों को साझा किया। उसने कहा कि उसने टिमोथी से एक रेस्टोरेंट में मुलाकात की और उसे मोहॉक पार्क ले जाने के लिए मना लिया ताकि वो शारीरिक संबंध बना सके। हालांकि किसी भी यौन संबंध से पहले ही रॉबर्ट ने टिमोथी को काबू में कर लिया और उसके सिर में 2 गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। इन्वेस्टिगेटर्स के साथ कई लेटर्स और बातचीत में रॉबर्ट ने कई अन्य हत्याओं की बार बार स्वीकारोक्ति की, जैसे कि कैथरीन जीन हेज की, जो 1980 में मारी गई 16 साल की लड़की। इस मामले में रॉबर्ट ने कहा कि उसने कैथरीन के साथ सहमति से संबंध बनाए, लेकिन किसी बहस के बाद उसने उसका गला घोट दिया और शव को एक पुल से नीचे फेंक दिया। उसने इससे भी भयानक अपराधों को कबूल किया, जैसे कि वांडा फे हडसन की हत्या, जो 20 साल की थी। इस मामले का जिक्र पहले किया जा चुका है। वांडा का शव उसके ही प्रेमी ने अपार्टमेंट के बिस्तर पर पाया था और उसके शरीर पर 30 से अधिक बार चाकू से हमला किया गया था। यह हत्या भी 1980 में ही हुई थी। लेकिन रॉबर्ट द्वारा बताए गए सभी अपराधों में सबसे ज्यादा निर्मम और हैरान करने वाला अपराध था निडिया मेंडोजा की हत्या, जो एक 17 साल की लड़की थी। उसका कटा हुआ शव 1984 में मिला था। रॉबर्ट के बयान के अनुसार उसने निडिया से डेम्स नाइट क्लब नामक एक स्ट्रिप टीज क्लब में मुलाकात की। इसके बाद वो निडिया को उस होटल के कमरे में ले गया जहां वो ठहरा हुआ था। वहां शारीरिक संबंध बनाने के बाद रॉबर्ट ने निडिया का गला घोटा और फिर उसी कमरे में मिली एक कुंद कसाई वाली छुरी से उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। कुछ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर लुजियाना स्टेट के कौशाटा शहर से जेल पहुंचे और रॉबर्ट चार्ल्स ब्राउन से फी एलिन सेल्फ की गुमशुदगी को लेकर पूछताछ की। वो लड़की कभी नहीं मिली और उसके पीछे कोई ठोस सुराग भी नहीं छोड़ा गया था। पूछताछ के दौरान रॉबर्ट ने कबूल किया कि फे की गुमशुदगी के पीछे वही जिम्मेदार था। उसके अनुसार दोनों की मुलाकात एक नाइट क्लब में हुई थी और इस मुलाकात के बाद रॉबर्ट ने चोरी छिपे उसका पीछा किया और उसके अपार्टमेंट में घुस गया। रॉबर्ट ने दावा किया कि उसने फे एलिन सेल्फ पर चींटियों के जहर और क्लोरोफॉर्म में भीगे हुए कपड़ों से हमला किया, जिससे उसकी दम घुटने से मौत हो गई। हत्या के बाद रॉबर्ट ने कबूल किया कि उसने फे का शव एक नदी तक ले जाकर उसमें फेंक दिया। हालांकि रॉबर्ट द्वारा बताई गई ये कहानी उन परिस्थितियों से मेल नहीं खा रही थी जो जांच में सामने आई थी। फे की कार उस रेस्टोरेंट की पार्किंग में पाई गई जहां वो गायब होने से पहले अपने दोस्तों के साथ गई थी। इस आपसी विरोधाभास के बावजूद इन्वेस्टिगेटर्स इस तथ्य को नजरअंदाज नहीं कर सके कि रॉबर्ट उसी अपार्टमेंट एरिया में काम करता था जहां फे एलिन सेल्फ रहती थी और संयोग से वही वांडा फे हडसन भी रहती थी, जो एक और हत्या की शिकार बनी थी। ये बात इस ओर इशारा करती है कि शायद रॉबर्ट दोनों अपराधों में शामिल हो सकता है या किसी अज्ञात कारण से वो खुद पर इन हत्याओं की जिम्मेदारी ले रहा था। अपने कई कबूलनामों में रॉबर्ट चार्ल्स ब्राउन ने अपने पीड़ितों को लेकर एक नैतिक निर्णयात्मक रवैया अपनाया। उसने कई महिलाओं को नैतिक रूप से गिरा हुआ बताया। अपराधी के अनुसार जिन महिलाओं की उसने हत्या की उनमें से कई परमानेंट रिलेशनशिप में थी, लेकिन फिर भी उन्होंने पब्लिक प्लेसेस पर उससे फ्लर्ट किया था। जब रॉबर्ट से पूछा गया कि वो हत्याओं की योजना कैसे बनाता था तो उसने कहा कि ज्यादातर हत्याएं अचानक मिले मौकों का नतीजा थी। उसने बताया कि वो अक्सर पीड़ितों से मोटेल, क्लब या बार जैसी जगहों पर मिलता था और उन्हें बेला फुसलाकर एकांत जगहों तक ले जाता था जहां वो हत्या को अंजाम देता। रॉबर्ट के द्वारा इस्तेमाल किए गए तरीके अलग थलग थे। कभी वो गला घोटता था, कभी बंदूक, चाकू, बर्फ तोड़ने वाला औजार और यहाँ तक कि स्क्रू ड्राइवर जैसी चीजों का इस्तेमाल करता था। कुछ मामलों में उसने पीड़ितों को ऊंची जगहों से नीचे धक्का दे दिया, जैसे कि चट्टानों से। रॉबर्ट के मुताबिक कई बार वो लाश को टुकड़ों में काट देता और उन्हें ऐसे दूर दराज इलाकों में फेंक देता जहां जंगली जानवर रहते थे, जिससे प्राकृतिक रूप से शव पूरी तरह नष्ट हो जाता था। अपनी गवाही में रॉबर्ट ने दावा किया कि उसने लुजियाना में 17, कोलोराडो में 9, टेक्सास में 7, अरकानसास में 5, मिसिसिपी में 3, कैलिफोर्निया में 2, न्यू मैक्सिको में 2, ओक्लाहोमा में 2 और वॉशिंगटन में 1 व्यक्ति की हत्या की। चूंकि रॉबर्ट का किसी भी पीड़ित से कोई व्यक्तिगत संबंध नहीं था, इसलिए उसका कहना था कि इन मामलों में से किसी में भी उससे पूछताछ नहीं की गई, केवल हीदर डॉन चर्च की गुमशुदगी के मामले को छोड़कर। रिकॉर्ड्स के मुताबिक जब हीदर डॉन चर्च लापता हुई थी तब इन्वेस्टिगेटर्स ने रॉबर्ट चार्ल्स ब्राउन के घर को विजिट किया था। उस वक्त रॉबर्ट ने खुद को एक हेल्पिंग और सज्जन व्यक्ति के रूप में पेश किया, लेकिन उसने घर के एक हिस्से को दिखाने से इनकार कर दिया। उसका कहना था कि वो कमरा बंद है और उस वक्त दरवाजा खोलना मुश्किल होगा। पुलिस को यह उसका बर्ताव थोड़ा अजीब लगा, लेकिन तब ये कंफर्म नहीं था कि कोई अपराध जैसे कि अपहरण हुआ भी था या नहीं। जांच के शुरुआती दौर में रॉबर्ट को सिर्फ एक आम पड़ोसी के रूप में देखा गया, जो एक आम जीवन जी रहा था, जिस वजह से किसी को भी उस पर शक नहीं हुआ।
हालांकि रॉबर्ट की कुछ बयान जैसे हीदर डॉन चर्च और रोजियो चिला डेल पिलार स्पेरी की हत्याओं के मामले में सटीक थी, लेकिन बाकी कई बयान ऐसे थे जिनमें दी गई जानकारी पुराने अखबारों की रिपोर्ट से मैच हो सकती थी। इसके अलावा कुछ इशारे मिले कि रॉबर्ट पूछताछ के दौरान कुछ कहानियां खुद ही कर रहा था। इसी वजह से ज्यादातर इन्वेस्टिगेटर्स ने इन दूसरे कबूलनामों की जांच आगे नहीं बढ़ाई, क्योंकि ऐसे किसी भी मामले में उसके खिलाफ आरोप तय करने के लिए पर्याप्त सबूत मौजूद नहीं थे। पुलिस को यह भी लगा कि रॉबर्ट शायद पुलिस को उकसाने के लिए कुछ कबूलनामे कर रहा था। फिर भी इस वीडियो की शुरुआत में जिन मामलों की बात की गई थी उनमें रॉबर्ट का नाम सीधा जुड़ा रहा, और ये वही हत्याएं हैं जिनमें वो अपराधी हो सकता है। आज भी रॉबर्ट द्वारा किए गए कबूलनामों को लेकर अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आई है। कुछ रिटायर्ड इन्वेस्टिगेटर्स जैसे कि अब दिवंगत FBI एजेंट रॉब रेसलर का मानना था कि रॉबर्ट ने अदालत में साबित हुई हत्याओं से कई ज्यादा अपराध किए थे, लेकिन साथ ही ये भी कहा गया कि उसने पीड़ितों की कुल संख्या को लेकर काफी बढ़ा चढ़ाकर बातें की। वहीं दूसरी ओर कुछ पीड़ितों के परिवार जैसे फे एलिन सेल्फ के परिजनों ने कहा कि उन्हें विश्वास नहीं है कि रॉबर्ट उन अपराधों में शामिल था। इन विवादों में एक और अहम पहलू यह है कि रॉबर्ट के कबूलनामों को गंभीरता से तब लिया जाने लगा जब इन्वेस्टिगेटर्स चार्ली हेज ने उनसे जुड़ी जानकारी पब्लिक की, जिससे चार्ली को काफी आलोचना का सामना करना पड़ा। फिलहाल रॉबर्ट चार्ल्स ब्राउन अभी जिंदा है। उसकी उम्र 70 साल से ज्यादा है और वो कोलोराडो की लिमोन जेल में आजीवन कारावास की सजा भुगत रहा है। ये सजा उसे रोजियो चिला डेल पिलार स्पेरी और हीदर डॉन चर्च की हत्याओं के लिए दी गई है, जो कोलोराडो स्प्रिंग्स में हुई थी। इस लंबे आपराधिक हिस्ट्री में लू स्मिथ को वो शख्स माना जाता है जिसने इन मामलों की तह तक जाकर रॉबर्ट को गिरफ्तार करवाया और रोजियो स्पेरी के मामले को सुलझाया। इन उपलब्धियों के साथ लू स्मिथ ने पहले ही एक प्रभावशाली विरासत छोड़ दी थी, लेकिन ये विरासत तब और मजबूत हो गई जब लू को एक और हत्या के मामले में शामिल होने के लिए बुलाया गया। इस बार हालांकि बुलावा किसी पुलिस अधिकारी की तरफ से नहीं आया, बल्कि खुद पीड़ित के परिवार ने उन्हें बुलाया था। हालांकि लू स्मिथ ने कई आपराधिक मामलों में बेहतरीन काम किया था, लेकिन उनका नाम 1990 के दशक में फेमस हो गया, एक ऐसे मामले के चलते जो आज भी बड़ी बहस का कारण बना हुआ है। 1996 की क्रिसमस की सुबह कोलोराडो के बाउल्डर शहर में हुई जॉन बेनेट रैमजी की दुखद हत्या। 26 दिसंबर 1996 की सुबह जॉन बेनेट की मां पेट्सी रैमजी एक फैमिली ट्रिप की तैयारी के लिए जल्दी उठ गई थी। जब वो रसोई की ओर बढ़ी तो उन्हें एक फिरौती की मांग का लेटर मिला। उस लेटर में $1,18,000 की मांग की गई थी और लिखा था कि उनकी बेटी जॉन बेनेट का अपहरण कर लिया गया है। डर के मारे पेट्सी तुरंत बच्ची के कमरे की ओर भागी और देखा कि जॉन बेनेट असल में घर पर नहीं थी। पुलिस को बुलाया गया और रैमजी परिवार ने अपने दोस्तों और पड़ोसियों को भी बच्ची की तलाश में मदद के लिए बुला लिया, लेकिन इतने सारे लोगों की आवाजाही के चलते क्राइम सीन कंटामिनेट हो गया, जिससे कई अहम सबूत हमेशा के लिए गायब हो गए। उसी दिन दोपहर के समय जब कई घंटों तक घर के भीतर खोजबीन जारी रही तो पुलिस ने जॉन रैमजी से कहा कि वो उन कमरों को भी देख ले जो अब तक नहीं खंगाले गए थे। इसी दौरान जॉन को अपने घर के तहखाने में अपनी बेटी जॉन बेनेट का शव मिला। जॉन बेनेट के लाश पर साफ साफ हिंसा के निशान थे। बच्ची के हाथ बंधे हुए थे, गर्दन के चारों ओर एक डोरी लिपटी थी और शुरुआती जांच में सिर पर चोट के निशान मिले थे। शव की बरामदगी के बाद शक की सुई सीधे माता पिता की ओर घूम गई और वे जांच का केंद्र बिंदु बन गए। फिरौती की चिट्ठी जो घर के अंदर ही मिली पेन और पेपर से लिखी गई थी, जिसने माता पिता की कहानी पर और भी सवाल खड़े कर दिए। इससे ये शक गहराया कि अपहरण की कहानी गढ़ी गई हो सकती है। मीडिया ने इस मामले को जबरदस्त तरीके से कवर करना शुरू किया और जॉन और पेट्सी रैमजी को बेटी की हत्या के संभावित दोषी के रूप में पेश किया जाने लगा। लोगों के सामने उनका बर्ताव भी सवालों के घेरे में आया। घटना के कुछ ही दिन बाद कैमरे के सामने आना लोगों को असंवेदनशील और एक प्लान लगा। इसके अलावा परिवार द्वारा नियुक्त वकील और प्रवक्ता की भूमिका ने यह आभास दिया कि रैमजी परिवार की पहली चिंता अपनी सार्वजनिक छवि बचानी थी, न कि जांच में पूरी तरह सहयोग करना। शुरुआत से ही ये जांच कई बड़ी चुनौतियों से घिरी रही। बोल्डर पुलिस, जिसे हत्या के मामलों का ज्यादा अनुभव नहीं था, उन्होंने कई गंभीर गलतियां की, जिससे मामले को सुलझाना और भी मुश्किल हो गया। सबसे ज्यादा टीका उस समय हुई जब क्राइम सीन को सही तरीके से सिक्योर नहीं किया गया और शारीरिक सबूतों को इकट्ठा करने में लापरवाही बरती गई, जो अपराधी की पहचान में मदद कर सकते थे। 1997 में लू स्मिथ, जो उस समय तक रिटायर्ड और अत्यंत सम्मानित इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर बन चुके थे, उन्हें जॉन बेनेट रैमजी की जांच में शामिल होने का निमंत्रण मिला। ये निमंत्रण खुद रैमजी दंपत्ति की ओर से आया था, क्योंकि वो टीम में ऐसा कोई इन्वेस्टिगेटर चाहते थे जो लोकल पुलिस से अलग संभावना पर विचार करने को तैयार हो। जटिल मामलों को सुलझाने की अपनी दक्षता और बारीकी से काम करने की शैली के लिए पहचाने जाने वाले लू स्मिथ ने इस मामले में एक नई ऊर्जा और नई दिशा प्रदान की।
जांच की शुरुआत से ही लू स्मिथ ने उस थ्योरी से असहमति जताई जिसमें जॉन और पैट्सी रैमजी को मुख्य संदिग्ध माना जा रहा था। माता पिता को शक के घेरे में रखने के बजाय लू ने अपनी सारी ऊर्जा इस बात की तय में जाने के लिए लगाई कि ये हत्या किसी बाहरी व्यक्ति द्वारा की गई हो सकती है। इस विचार को मजबूत करने के लिए लू ने उन कई सबूतों को दोबारा और गहराई से जांचा जिन्हें पहले नजरअंदाज या खारिज कर दिया गया था। लू ने एक सिद्धांत तैयार किया, कोई बाहरी व्यक्ति घर में घुसा और उसने इस अपराध को अंजाम दिया। ये सोच कई ऐसे तत्वों पर आधारित थी जो लू के अनुसार किसी घुसपैठिए की मौजूदगी की ओर इशारा करते थे। इन सुरागों में से एक था घर के तहखाने की खुली खिड़की। पुलिस ने दावा किया कि इस इलाके की धूल में कोई हलचल नहीं दिखी, लेकिन लू का तर्क था कि वहां कुछ निशान और धूल का बिखराव ऐसा था जो हाल की गतिविधि को दर्शाता था। पोस्टमार्टम में जॉन बेनेट के शरीर पर ऐसे निशान पाए गए जो टेसर जैसे उपकरण से बने हो सकते थे। लू के अनुसार यह तथ्य इस बात की ओर इशारा करता था कि बच्ची को किसी बाहरी व्यक्ति ने काबू में किया था जो ऐसे उपकरण और तकनीकों की समझ रखता था। लू ने यह भी बताया कि पीड़िता के कपड़ों पर अज्ञात डीएनए पाया गया, ऐसा बायोलॉजिकल सबूत जो रैमजी परिवार के किसी सदस्य से मेल नहीं खाता था। बच्ची के गले में रस्सी से कसकर की गई हत्या और जिस तरीके से ये किया गया उससे लू को लगा कि ये किसी ऐसे व्यक्ति का काम हो सकता है जिसे हिंसा का अनुभव था, लेकिन जरूरी नहीं कि वो पहले कभी हत्या कर चुका हो। इन सब तथ्यों को देखकर लू स्मिथ को ये बात समझ नहीं आई कि एक साधारण माता पिता जिनका किसी अपराध से कोई लेना देना नहीं था, इतने सोच समझकर और कठिन तरीके से कोई हत्या कैसे कर सकते हैं। फिरौती की चिट्ठी, जिसे इन्वेस्टिगेटर्स ने शुरू से ही संदिग्ध माना, लू की नजर में एक चालाकी भरी कोशिश भी हो सकता था जिससे ध्यान भटकाया जाए और जांच को गुमराह किया जाए। लू स्मिथ ने यह सवाल उठाया कि क्या अपनी बेटी के अपहरण और हत्या के दर्द से टूटे माता पिता मानसिक और भावनात्मक रूप से इस स्थिति में हो सकते हैं कि वो इतनी लंबी और डिटेल में लिखी गई फिरौती की चिट्ठी तैयार कर सके। लू का मानना था कि सबसे अधिक संभावना यह है कि चिट्ठी उस समय लिखी गई जब हत्यारा बच्ची को अगवा करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जब उसने महसूस किया कि उसी रास्ते से बच्ची को लेकर बाहर नहीं निकल सकते जिससे वो अंदर आया था, तब उसने पकड़े जाने के डर से बच्ची की हत्या कर दी। भले ही लू ने अपनी थ्योरी को पुख्ता करने के लिए फिजिकल एविडेंस और ठोस दलीलों का सहारा लिया, फिर भी उन्हें काफी विरोध का सामना करना पड़ा। बोल्डर पुलिस अब भी बाहरी व्यक्ति की थ्योरी को नजरअंदाज करती रही और कई एक्सपर्ट अब भी यही मानते हैं कि इस अपराध में माता पिता शामिल थे। इन मतभेदों ने इस मामले को एक खुली सार्वजनिक बहस में बदल दिया जहां हर किसी की अपनी राय थी। लू इस विचार के पक्ष में एकमात्र स्पष्ट आवाज बनकर उभरे कि इस हत्या को किसी बाहरी व्यक्ति ने अंजाम दिया है। 1999 में जब लू को यह एहसास हुआ कि उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है और मामले में कोई ठोस प्रगति नहीं हो रही है, तो उन्होंने ऑफिशियली जांच से खुद को अलग कर लिया। लेकिन इस फैसले के बाद भी लू ने ये केस पूरी तरह नहीं छोड़ा। उन्होंने स्वतंत्र रूप से अपनी जांच जारी रखी और इस विश्वास को पकड़े रखा कि एक दिन सच्चाई सामने जरूर आएगी। आखिरकार 2008 में कोलोराडो स्टेट की प्रोसिक्यूटर टीम ने रैमजी परिवार को ऑफिशियल रूप से निर्दोष घोषित कर दिया। यह फैसला नए डीएनए एनालिसिस के आधार पर लिया गया, जिनमें अपराध स्थल पर किसी अज्ञात व्यक्ति की मौजूदगी के संकेत मिले थे। लू स्मिथ के लिए यह निर्णय जॉन बेनेट रैमजी मामले का पहला महत्वपूर्ण मोड़ था। हालांकि इस जांच में लू की जर्नी 2010 में उस समय रुक गई जब उनका निधन कोलन कैंसर के कारण हो गया। जॉन रैमजी, जॉन बेनेट के पिता, हमेशा लू स्मिथ द्वारा कहे गए बाहरी हमलावर की थ्योरी में विश्वास रखते थे। इस वक्त के दौरान लू स्मिथ की थ्योरी को धीरे धीरे और भी अधिक विश्वसनीयता मिलने लगी, खासकर डीएनए परीक्षण टेक्निक में आए प्रगति के चलते। इन खोजों के बावजूद जॉन बेनेट का मामला आज भी अनसुलझा है। इसके बावजूद लू स्मिथ ने हमेशा पारंपरिक सोच से परे जाकर सच्चाई की तलाश की और न्याय की उम्मीद को जिंदा रखा, जैसा उन्होंने अपने करियर के कई दूसरे मामलों में भी किया था। ये जासूस अपने सालों के क्राइम इन्वेस्टिगेशन वर्क पर बेहद गर्व महसूस करता था और अक्सर कहा करता था कि जिन जिन मामलों पर उन्होंने काम किया उनमें से हर एक किसी न किसी रूप में अंजाम तक जरूर पहुंचा। दुर्भाग्यवश लू स्मिथ जॉन बेनेट रैमजी के मामले में सच्चाई को सामने नहीं ला सके, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि वो इस कहानी के लिए एक अहम किरदार थे। आज तक जॉन बेनेट की मौत के राज को कोई स्पष्ट उत्तर नहीं मिल पाया है। हालांकि इस प्रकरण में जिन दूसरे मामलों को सुलझाया गया वो लू स्मिथ द्वारा छोड़ी गई विरासत की अहमियत को दर्शाते हैं। एक ऐसे इन्वेस्टिगेटर की विरासत जो सम्मान के योग्य है। हीदर डॉन चर्च के मामले में लू द्वारा किया गया काम इतना प्रभावशाली था कि इसकी वजह से कोलोराडो स्प्रिंग्स शहर में अनसुलझे मामलों की यूनिट की स्थापना की गई। आज भी दर्जनों जांचकर्ता लू स्मिथ के नक्शे कदम पर चलते हुए उसी समर्पण के साथ काम कर रहे हैं, ये दिखाते हुए